अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप तमाम अफराद बखैरियत से होंगे और आपने चैप्टर नंबर 7 की पहली वीडियो देख ली ही होगी। आज हम चैप्टर नंबर 7 की दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने पहली वीडियो के अंदर फ्लो ऑफ फ्लूइड तक डिस्कस किया था कि फ़्लो ऑफ फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं और आखिरी टॉपिक था हमारा रेनॉल्ड नंबर्स। आज हम इस चैप्टर के मज़ीद पोर्शन को डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 2 के अंदर। और हमारे पार्ट 2 के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हवाले से बात करते हैं तो उसकी स्टेटमेंट क्या है? द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इज़ कांस्टेंट। ठीक है, यानी जितना मास एंटर होगा उतना ही मास क्या होगा? लीव होगा। यानी मास हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मास क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास से मुराद ये कि जो हमारा डेल्टा एम है, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और मास जितना एंटर होगा उतना ही मास क्या होगा? लीव होगा। अब क्योंकि दोनों के डिवाइड में टाइम क्या है? सेम है, तो लिहाजा टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? डेल्टा एम वन इज़ इक्वल टू डेल्टा एम टू। अब डेल्टा एम वन क्या है? एंटरिंग मास है, और डेल्टा एम टू क्या है? लिविंग मास है। यानी जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो ये कहती है कि रेट ऑफ फ्लो, यानी जितना मास एंटर होगा उतना मास लीव होगा, तो इसका मतलब फ्लो क्या रहेगा? हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो हमने क्या करा? हमने कंसीडर कर लिया कि स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड कंसीडर कर लिया फ्रॉम अ पाइप वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसका एरिया क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। अब हम यहाँ पे पाइप देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका डाउन साइड जो है वो डाउन साइड पे एरिया कम है और अपर साइड पे एरिया क्या है? ज़्यादा है। डाउन साइड पे एरिया कम है और अपर साइड पे एरिया क्या है बेटा? ज़्यादा है। लेकिन जितना मास इस लोअर एरिया से एंटर होगा उतना ही मास उस अपर एरिया से क्या होगा? लीव होगा। ड्यू टू चेंज ऑफ एरिया ऑफ पाइप द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस। अब हमें मालूम है कि जब पाइप का एरिया चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। क्या मतलब वेलोसिटी चेंज होगी? वेलोसिटी इसलिए चेंज होगी क्योंकि हमें मालूम है कि जब एरिया चेंज होता है, यानी अगर मैं एक पाइप का एरिया कम कर दूं, अक्सर औक़ात हम गार्डन में जब पानी दे रहे होते हैं तो पानी देते हुए हम क्या करते हैं? हम पाइप का एरिया कम करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एरिया कम होने की वजह से पानी का फ़्लो क्या हो गया? बढ़ गया। पानी का फ़्लो क्या हो गया बेटा? बढ़ जाता है, यानी स्पीड तेज़ हो जाती है। तो हमारी स्पीड क्या होती रहेगी? वेरी होती रहेगी। तो लिहाजा हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी? वेरी रहेगी। अब हमने क्या अज्यूम कर लिया कि लेट सम फ्लूइड m1 इज़ पासिंग फ्रॉम एरिया 1 और डेल्टा m2 जो है वो पास हो रहा है किससे? एरिया 2 से। हमने दोनों मासेस को अलग अलग, एक को m1 का नाम दिया, एक को m2 का नाम दिया। ठीक है, अब लिहाजा क्योंकि रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा तो इसका मतलब डेल्टा m1 और डेल्टा m2 की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है तो लिहाजा यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, और वहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो डिस्टेंस क्या कर दिया? हमने कम कर दिया, ताकि वॉल्यूम क्या रहे? हमारा सेम रहे। वॉल्यूम क्या रहे? सेम रहे। ठीक है, अब हमने फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अब हम कह सकते हैं कि डेल्टा m1 बराबर है किसके? डेल्टा m2 के। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब अगर मैं डेल्टा m1 की बात करूँ तो डेल्टा m1 कहाँ से पास हो रहा है बेटा? एरिया 1 से। और डेल्टा m2 कहाँ से पास हो रहा है बेटा? डेल्टा एरिया 2 से। तो अब मैं एरिया 1 की अगर मैं बात करूँ तो मुझे मालूम है कि मास कितना ही किसी भी एरिया से एंटर हो जाए फ्लूइड की डेंसिटी, एरिया बढ़े या कम हो, डेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हमारा दोनों साइड पे क्या है? सेम है। तो लिहाजा हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी हमें मालूम है डेंसिटी किसके बराबर होती है? m अपॉन वॉल्यूम के। तो लिहाजा ये v इधर डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ, डेल्टा m1 लिखूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा v1, क्योंकि दोनों का चेंज आएगा। अब ये डेल्टा v1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो डेल्टा m1 किसके बराबर हो जाएगा? रॉ इंटू डेल्टा v1। इसे हमने कह दिया इक्वेशन 2। अब ये हमारे पास क्या है बेटा? अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम मालूम नहीं है, हमें तो एरिया मालूम है। हमें क्या मालूम है बेटा? एरिया मालूम है। हमें मालूम है, अगर मैं v1 की बात करूँ तो v1 किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के। अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम जो हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ के बराबर हो जाएगा। कोई भी दो साइड की मल्टीप्लिकेशन क्या बनती है? एरिया बनती है। ठीक है, अब
यहाँ पर जो हमारे पास एल है, जो लेंथ है, अगर मैं पीछे इक्वेशन में बात करूँ, पीछे वाली इक्वेशन की बात करूँ, तो पीछे वाली इक्वेशन में अगर मैं पीछे डायग्राम में देखूँ तो जो मेरे पास लेंथ है वो क्या है, वॉल्यूम एरिया वॉल्यूम वन के लिए डेल्टा x1। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, लेंथ की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे बेटा, डेल्टा x1 पुट कर देंगे। जब v1 की बात करेंगे तो एरिया 1 आएगा और डेल्टा x1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा v1 की वैल्यू आ गई। अब मुझे डिस्टेंस तो मालूम नहीं है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, अलबत्ता मुझे ये मालूम है कि रेट ऑफ फ्लो क्या है, सेम है। तो अगर मैं डिस्टेंस की इक्वेशन लगाऊं तो मुझे मालूम है डिस्टेंस बराबर होता है एस इज इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो लिहाजा डेल्टा x1 किसके बराबर हो जाएगा, v1 इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज है, टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करूँ v1 वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा v1 इज इक्वल टू एरिया 1 इंटू v1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है बेटा, अब ये मेरे पास क्या आ गई, वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब इस वॉल्यूम की वैल्यू को उठा के हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, डेल्टा m1 इज इक्वल टू रॉ इंटू डेल्टा v1। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर ये सारी कहानी करी क्यों बेटा, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम मालूम नहीं है कि वो वॉल्यूम कितना, अलबत्ता हम वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं कि वो किस वेलोसिटी से एंटर हो रहा है और किस वेलोसिटी से क्या हो रहा है, लीव हो रहा है। और हम मेजर क्या कर सकते हैं, हम एरिया भी मेजर कर सकते हैं कि कितने एरिया से एंटर हो रहा है और कितने एरिया से लीव हो रहा है। तो लिहाजा मैंने अपने वॉल्यूम को एरिया और वेलोसिटी की फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं वॉल्यूम की जगह पे पुट की वॉल्यूम की वैल्यू, तो डेल्टा m1 किसके बराबर है, रॉ डेल्टा a1 रॉ a1 इंटू v1 डेल्टा टी। अब हमें मालूम है कि मास एंटर कम, मास जितना भी एंटर हो जितना भी लीव हो, डेंसिटी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो रेट ऑफ मास क्या है, सेम है, तो टाइम भी क्या रहेगा, सेम। सो सिमिलरली डेल्टा m2 की अगर मैं बात करूँगा एरिया 2 के लिए, तो एरिया 2 के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा m2 हो जाएगा, एरिया 2 हो जाएगा और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 के अंदर अगर मैं इसको पुट करूँ जो कि क्या थी, डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2, तो लिहाजा क्या हो जाएगा हमारे पास, रॉ एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 इंटू डेल्टा टी, रॉ एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2 इंटू डेल्टा टी। रॉ से रॉ कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, a1 इंटू वी वन इज इक्वल्स टू a2 इंटू वी टू। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी, चाहे आपके एक अगर हमारे पास स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, कंटिन्यूटी होगी, यानी कहीं पर हमारे पास पाइप ब्रेक नहीं हो रहा होगा, एक ही पाइप होगा, तो जितना एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इनपुट की साइड पर होगा उतना ही वही प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, आउटपुट की साइड पर होगा। अच्छा, एक बात याद रखना बेटा, एक बात आपने याद रखनी है, ये एरिया इनटू वेलोसिटी ये बेसिकली कहलाता है रेट ऑफ फ्लो के बराबर होता है। एरिया इंटू वेलोसिटी किसके बराबर होता है, रेट ऑफ फ्लो के बराबर होता है। ये हम न्यूमेरिकल जब हम करेंगे इस चैप्टर के, तो वहाँ पे हम इसको ड्राइव भी करके दिखाऊंगा मैं आपको कि एरिया इंटू वेलोसिटी किसके बराबर होता है, रेट ऑफ फ्लो के बराबर। सर कैसे बराबर होता है बेटा, इसको हम अगली वीडियो के अंदर जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इस बात को डिस्कस करूँगा कि एरिया इंटू वेलोसिटी किसके बराबर है रेट ऑफ फ्लो के बराबर। रेट ऑफ फ्लो से मुराद क्या है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर। यहाँ तक की बात क्लियर है, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से लॉन्ग के लिए, जो क्या कहलाता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसे हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल इसकी स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड when pressure of fluid is high velocity is low, and when pressure is low the velocity is high. The Bernoulli's equation is according to law of conservation of energy. अच्छा, क्या कह रहा है बेटा, बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि किसी स्टडी फ्लो ऑफ फ्लूइड के अंदर जब प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, और जब प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब इसकी आसान सी अगर मैं एग्जांपल लूँ स्प्रे गन की, जो हम नॉर्मल आयरन करते हुए स्प्रे गन इस्तेमाल करते हैं, उस स्प्रे गन की अगर मैं बात करूं तो स्प्रे गन का जब आप ऊपर वाली साइड जहां से हम वाटर की फ़्लो को कंट्रोल करते हैं, अगर आप उसको वाटर के फ़्लो को बढ़ाते हैं तो आपके जो पंप है, पंप का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, उसका फ़्लो तेज़ कर रहे हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो पंप का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जब आप उसको टाइट करते हैं,
ठीक है। जब आप उसको टाइट करते हैं यानी फ़्लो को आप वेलोसिटी को कम करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब जब प्रेशर ज़्यादा होता है पंप का तो वेलोसिटी, पानी की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। और जब प्रेशर कम होता है तो पानी की वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ये जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है ये बेसिकली बेस करती है किसके ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, अब अगर मैं देखूं तो पानी हमारे पास नीचे बॉटम से ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। अब नीचे बॉटम से ऊपर की तरफ मूव करने के लिए वो यकीनन कोई ना कोई वर्क डन प्रोड्यूस करेगा, जाहिर सी बात है। उस पर फोर्स लगती है, हम प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर से क्या, पंप पर प्रेशर लगाते हैं, पंप का जो प्रेशर है वो फोर्स जनरेट करता है जिसकी वजह से पानी डिस्प्लेस होकर कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। अब जब पानी डिस्प्लेस होकर ऊपर की तरफ जाता है तो वो वर्क डन दो चीज़ों में ट्रांसफॉर्म होता है। उस पानी के अंदर दो एनर्जीज़ क्रिएट होती है वर्क डन की वजह से। एक काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पानी फ्लो करता है, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि पानी कहाँ जाता है, एक हाइट पर जाता है। तो हमने अब बर्नौलीज़ इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यानी बर्नौलीज़ इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम कुछ अजम्पशन करते हैं। पहली अजम्पशन क्या करते हैं, द फ्लो मस्ट बी स्टडी एंड स्ट्रीम लाइन। स्टडी से मुराद यानी कंटिन्यू होगा और स्ट्रीम लाइन यानी एक ही जैसा फ्लो रहेगा। सेकेंड अजम्पशन क्या, द फ्लो मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, द फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल एंड डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट। हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिया यानी वो उसमें कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी और डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी एक आइडियल फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देयर इज़ नो विस्कस फोर्स इन द फ्लूइड। जब हम आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे तो विस्कस फोर्स भी क्या हो जाएगी, हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, यानी कोई अपोजिंग फोर्स मौजूद नहीं होगी। अच्छा, अब हमें इसकी एक्सप्लेनेशन यानी अब हमें इसको ड्राइव करना है। तो हमने कंसीडर कर लिया एक पाइप वेरिंग विद अ डायमीटर एंड हाइट थ्रू विच एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज़ फ्लोइंग। हमने एक पाइप कंसीडर कर लिया जिसका डायमीटर वेरी कर रहा है, यानी एक तरफ डायमीटर ज़्यादा है, एक तरफ डायमीटर कम है। जिधर डायमीटर ज़्यादा होगा उधर एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिधर डायमीटर कम होगा उधर एरिया भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगेन वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम, क्योंकि जिधर डायमीटर कम होगा उधर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी, जिधर डायमीटर ज़्यादा होगा उधर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कम होगी। लेकिन हाइट दोनों की क्या है, डिफरेंट है। यानी एक हाइट, अगर हम वो स्प्रे गन की भी बात करें तो जो लोअर एरिया होता है उसकी हाइट क्या होती है, बॉटम से कम होती है। अपर एरिया की हाइट क्या होती है, बॉटम से ज़्यादा होती है। तो अब लेट एरिया वन, अगर मैं एरिया वन की बात करूँ जहाँ पे डायमीटर कम है या ज़्यादा है वहाँ पे मास क्या है, डेल्टा m1, प्रेशर क्या है P1, वेलोसिटी क्या है V1, हाइट क्या ली हुई हमने उसकी h1, और एरिया 2 की हमने बात करी तो उसका मास हमने क्या ले लिया m2, प्रेशर क्या लिया P2, वेलोसिटी क्या ली V2 और हाइट क्या ले ली उसकी h2। लेट अस अज्यूम दैट कि एरिया वन पर जो प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है। तो एरिया वन का अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम, और एरिया 2 का प्रेशर क्या है, कम है, तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हमने एक फिगर ले ली कि अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक का एरिया ज़्यादा है, एक का एरिया कम है। जहाँ एरिया कम ज़्यादा है, जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 की वैल्यू कम है, जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे डेल्टा x2 क्या है, ज़्यादा है। ये बात जहन में रहे कि हमने P1 को ग्रेटर लिया है, P2 को क्या किया है, लेसर लिया है। जहाँ P1 ज़्यादा होगा तो V1 क्या होगा, कम, और जब P2 कम होगा तो V2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा। वजह, क्योंकि बर्नौलीज़ प्रिंसिपल क्या कहता है, जब प्रेशर बढ़ेगा वेलोसिटी कम होगी, जब प्रेशर कम होगा वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया। तो अब ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है, फाइनल पॉइंट पे प्रेशर क्या है बेटा, कम है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि नीचे से जब फ्लूइड मूव करते हुए ऊपर जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी क्योंकि रेस्ट से मोशन में जाएगा, और हाइट पर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो वो जो वर्क डन करेगा इन दी फॉर्म प्रेशर की वजह से जो वर्क डन प्रोड्यूस करेगा वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। अब ना तो मुझे वर्क डन पता है, ना ही मुझे वो काइनेटिक एनर्जी पता है, ना ही मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता है। अब मुझे मालूम है कि नीचे से जब वो ऊपर जाएगा तो वर्क डन में चेंज आएगा, वर्क डन में चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो हमने डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE लिख दिया। अब डेल्टा W निकालते हैं पहले। डेल्टा W क्या होगा बेटा, W1 माइनस W2, यानी इनिशियल वर्क डन में से फाइनल वर्क डन को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अब पहले इनिशियल वर्क डन निकाल लेते हैं। हमें मालूम है वर्क डन क्या होता है, F इंटू डी। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है, प्रेशर की वजह से। तो W1 के, तो प्रेशर की वजह से फोर्स लग रही है तो F किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया के।
तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, P इंटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट क्या है डेल्टा एक्स। अब अगर मैं W1 की बात करूँगा, अब एरिया इंटू डेल्टा एक्स वेलोसिटी वॉल्यूम के बराबर होता है, हमने पीछे देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर। तो क्या हो जाएगा P डेल्टा V। अब जब W1 की बात करूँगा तो W1 के लिए क्या हो जाएगा P1 डेल्टा V1 और W2 के लिए क्या हो जाएगा P2 डेल्टा V2। अब अगर इन दोनों को मैं पुट कर दूँ, अच्छा यहाँ पे एक सवाल ध्यान में आता है कि सर आपने डेल्टा W लिया W1 माइनस W2। आज तक तो हम डेल्टा ऐसे लेते हुए हैं कि 2 में से 1 को माइनस करते हैं। बेटा क्योंकि मैंने एक बात पहले बताई कि प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा, P1 पे, P1 ज़्यादा होगा, P2 कम होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब फोर्स ज़्यादा होगी तो वर्क डन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया बेटा, इक्वेशन ए में पुट किया तो डेल्टा W क्या हो जाएगा, P1 डेल्टा V1 माइनस P2 डेल्टा V2। अब क्योंकि एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। जितना वॉल्यूम यहाँ से एंटर हो, क्योंकि जब एरिया बढ़ा रहे तो डिस्प्लेसमेंट कम कर रहे तो वॉल्यूम तो क्या है, सेम है। तो लिहाजा हमने क्या ले लिया बेटा, डेल्टा V1 इज इक्वस टू डेल्टा V2 इज इक्वस टू डेल्टा V। अब यहाँ पे अगर मैं डेल्टा V1 और डेल्टा V2 की जगह पे VV पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V। डेल्टा V क्या आ गया कॉमन, बचा क्या P1 माइनस P2। ये हमारे पास क्या आ गई, वर्क डन की इक्वेशन आ गई। अब क्या बची है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, KE2 माइनस KE1। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि सर अभी वर्क डन में आपने W1 माइनस W2 किया, यहाँ पे आप KE2 माइनस KE1 कर रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है बेटा, वर्क डन फोर्स की वजह से हो रहा है, और फोर्स कहाँ पे ज़्यादा है, इनिशियल पॉइंट पे, और फाइनल पॉइंट पे फोर्स क्या है, कम है। लेकिन जहाँ पे फोर्स ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या है, कम है। जहाँ फोर्स कम है वहाँ प्रेशर कम है तो वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, कम, और फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। जब फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब जब हमें मालूम है चेंज कैसे निकालते हैं, ज़्यादा में से कम को माइनस करके, तो लिहाजा यहाँ पे हमने क्या किया, KE2 माइनस KE1। ठीक है बेटा। अच्छा, अब KE किसके बराबर होता है, हाफ mv स्क्वायर के। तो लिहाजा अब हमें मालूम है मास, क्योंकि मास तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो लिहाजा मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। जितना मास एंटर होगा उतना मास क्या होगा, लीव होगा। तो डेल्टा M किसके बराबर होगा, रॉ डेल्टा V के। तो अब KE किसके बराबर हो जाएगा, हाफ रॉ डेल्टा V इंटू V स्क्वायर। अब जब मैं KE1 की बात करूँगा तो KE1 क्या हो जाएगा, हाफ रॉ, डेंसिटी क्या रहेगी, सेम, डेल्टा V1 इंटू V1 स्क्वायर। KE2 क्या हो जाएगा, रॉ हाफ रॉ डेल्टा V2 इंटू V2 स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अगर मैं इसको इक्वेशन बी में पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ रॉ V2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ रॉ डेल्टा V1 इंटू V1 स्क्वायर। याद रहे स्मॉल v वेलोसिटी है और कैपिटल V वॉल्यूम है। अब अगेन वही बात, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो वॉल्यूम जितना एंटर होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, लीव होगा। तो लिहाजा हमने डेल्टा V1 और डेल्टा V2 का क्या ले लिया, सेम, और वो किसके बराबर है, डेल्टा V के। तो पूरी इक्वेशन में V1 की जगह पे भी डेल्टा V आ गया और V2 की जगह पे भी क्या आ गया, डेल्टा V आ गया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हाफ भी कॉमन है, रॉ भी कॉमन है, डेल्टा V भी कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, हाफ रॉ डेल्टा V कॉमन आ गया, बचा क्या V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन निकालेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाल ली, डेल्टा PE बराबर होता है किसके, PE2 माइनस PE1। अब सर ये PE2 माइनस PE1 क्यों है, क्योंकि बेटा हाइट 1 कम है, हाइट 2 क्या है, ज़्यादा, डायग्राम में नज़र आ रही है। अब हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh के, और m की जगह पे हम क्या लिख देंगे, रॉ इंटू डेल्टा V। ठीक है, अब रॉ कांस्टेंट है, डेल्टा V भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो लिहाजा अब हमने क्या किया, इनिशियल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, रॉ डेल्टा V1 GH1 रॉ डेल्टा V2 GH2 PE2 हो जाएगा। पुट कर दिया सिंपल। जब हमने पुट किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉ डेल्टा V2 GH2 माइनस रॉ डेल्टा V1 GH1। अगेन वही बात हमने की कि डेल्टा V1 और डेल्टा V2 क्या है, सेम, उसको हमने डेल्टा V के बराबर ले लिया। तो डेल्टा PE क्या हो गया, रॉ डेल्टा V GH2 माइनस रॉ डेल्टा V GH1। रॉ डेल्टा V G क्या आ रहा है, कॉमन, कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, H2 माइनस H1। ये हमारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी।
हमने वर्क डन भी निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली। वर्क डन हमारे पास क्या आया था, P1 माइनस P2 डेल्टा वी, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ रॉ डेल्टा वी इंटू V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी, रॉ डेल्टा VG H2 माइनस H1। अब इन तीनों वैल्यूज़ को उठाकर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जो कि क्या थी, डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा KE प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पुट कर दिया, सिमिलर वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर डेल्टा V क्या आ रहा है, कॉमन। सर रॉ भी तो कॉमन आ रहा है। बेटा रॉ कॉमन लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रॉ से रॉ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा V से डेल्टा V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमने क्या किया, डेल्टा V से डेल्टा V को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। बचा किया हाफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर रॉ G H2 माइनस H1। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ G H2 माइनस रॉ G H1। इनिशियल पॉइंट्स को एक तरफ कर लेते हैं, फाइनल पॉइंट को एक तरफ। तो जब यहाँ पे अगर आप देखो तो रॉ V1 स्क्वायर माइनस हो रहा है, हाफ रॉ V1 स्क्वायर माइनस हो रहा है, और रॉ G H1 भी क्या हो रहा है, माइनस। उधर जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। इधर P2 माइनस हो रहा है, उधर जाके P2 क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपके पास इक्वेशन ये बनकर आ जाएगी, P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ G H2। ही आपके पास कहलाती है बर्नौलीज इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास सम ऑफ प्रेशर एंड एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एंड एनर्जी, ये आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सम ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन, और ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक्स यहाँ पर इख्तिताम हुए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने कर लिए। इसके अलावा बकिया टॉपिक्स आप अगर रीड कर लें MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इतना मसला नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगर किसी को लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट्स में पूछ ले या फिर व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।